प्रवीण एक यंग लड़का था जो हमेशा अपनी फाइनेंशियल स्थिति को लेकर थोड़ा परेशान रहता था। बहुत मेहनत करता लेकिन कभी भी वांछित प्रॉफिट नहीं मिल पाता था। एक दिन उसने सुना कि दी साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब कुछ नया सिखा सकती है, तो उसने सोचा क्यों न इसे पढ़कर कुछ फायदा उठाया जाए। जब उसने किताब पढ़नी शुरू की तो उसने जाना कि पैसे के बारे में हमारी सोच और हैबिट्स बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। किताब में बताया गया था कि पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी यह है कि हम पैसे को कैसे समझते हैं और सही तरीके से खर्च करते हैं। प्रवीण को यह समझ में आया कि अगर वह अपनी सोच और आदतों को सुधार सके तो उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर हो सकती है। उसने यह भी सीखा कि लोग अक्सर पैसे के बारे में अलग अलग तरीके से सोचते हैं और यही वजह है कि सबकी जर्नी अलग होती है। प्रवीण को अब यह समझ में आ चुका था कि किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को लेते वक्त छोटे फायदे की बजाय लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को ध्यान में रखना चाहिए। अब वह अगला चैप्टर पढ़ने के लिए एक्साइटेड था, जिसमें उसे और भी गहरी बातें जानने को मिलनी थी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर। यहां हम आपको सुनाएंगे हिंदी में बेस्ड किताबों के शॉर्ट और इंफॉर्मेटिव समरीज, जो आपको न सिर्फ नई जानकारी देंगे बल्कि आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जरूरी इंसाइट्स भी प्रदान करेंगे। तो अगर आप भी किताबों के शौकीन हैं तो जुड़िए हमारे साथ और पाए शानदार ऑडियो बुक्स के अनुभव का मजा। अध्याय 2, लक एंड रिस्क। प्रवीण ने दूसरे अध्याय को पढ़ते ही सोचा, यह तो मेरे ऊपर ही लिखा गया है। यह अध्याय बताता है कि हमारी लाइफ में लक, भाग्य और रिस्क, जोखिम का कितना बड़ा रोल होता है। मॉर्गन हाउसेल ने कहा कि फाइनेंशियल सक्सेस या फेलियर में हमेशा आपके हार्ड वर्क और स्किल्स का रोल नहीं होता, बल्कि कभी कभी आपका लक या गलत समय पर लिया गया रिस्क बड़ा फैक्टर बन जाता है। प्रवीण को याद आया कि एक बार उसने अपने एक दोस्त राहुल को देखा था। राहुल ने एक छोटे स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया था और कुछ ही महीनों में वह अमीर बन गया। वहीं प्रवीण ने सोचा था कि वह सुरक्षित ऑप्शन चुनेगा और अपने पैसे को सेव करेगा, लेकिन उसने महसूस किया कि सिर्फ राहुल का इन्वेस्टमेंट सफल होना उसकी स्किल्स का नहीं, बल्कि उसकी टाइमिंग और लक का भी नतीजा था। किताब में एक सिंपल बात कही गई थी, आपकी सक्सेस हमेशा आपके अच्छे डिसीजन का रिजल्ट नहीं होती और आपकी फेलियर हमेशा आपकी गलतियों की वजह से नहीं होती। यह सोच प्रवीण के लिए रिलीफ वाली थी, क्योंकि उसे लगा कि अगर कुछ गलत हो भी जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेकार है। प्रवीण ने यह भी सीखा कि रिस्क और लक हमेशा साथ चलते हैं। जब भी आप कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो उसमें रिस्क का हिस्सा जरूर होता है। इसीलिए हर बार बड़े प्रॉफिट की उम्मीद करना या हर नुकसान पर खुद को ब्लेम करना सही नहीं है। अब प्रवीण ने ठान लिया कि वह अपने फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझ कर लेगा और जब कोई नुकसान होगा तो उसे जिंदगी का हिस्सा मानकर आगे बढ़ेगा। अगले चैप्टर के लिए वह एक्साइटेड था, जहां उसे शायद और भी प्रैक्टिकल बातें सीखने को मिलेंगी। अध्याय 3, नेवर इनफ। तीसरे अध्याय ने प्रवीण को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसेल ने एक बहुत जरूरी बात कही, संतोष से बड़ी दौलत कोई नहीं। प्रवीण अक्सर सोचता था कि उसे और ज्यादा पैसे कमाने हैं, बेहतर फूड खाना है, बड़ा रूम लेना है और एक लग्जरी कार खरीदनी है। लेकिन इस अध्याय ने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। किताब में बताया गया कि इंसान की प्रॉब्लम यह है कि वह कभी संतुष्ट नहीं होता। चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों न हो, अगर आप हमेशा और ज्यादा चाहते रहेंगे तो आप कभी खुशी महसूस नहीं कर पाएंगे। प्रवीण को याद आया कि उसके एक जानने वाले रोहित ने करोड़ों रुपए कमाए थे, लेकिन रोहित हमेशा और ज्यादा कमाने की प्लानिंग करता रहता था। आखिरकार वह इतना स्ट्रेस लेने लगा कि उसकी हेल्थ खराब हो गई। मॉर्गन हाउसेल ने कहा कि नेवर इनफ की सोच आपको कहीं भी खुशी तक नहीं ले जाती। यह एक ऐसा सफर है जिसका कोई एंड नहीं है। अगर आप लाखों कमाते हैं तो आपको करोड़ों चाहिए, अगर करोड़ों हैं तो आपको अरबों चाहिए। प्रवीण को महसूस हुआ कि यह एक अंतहीन चक्र है और इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, संतोष। इस अध्याय ने प्रवीण को यह भी सिखाया कि आपको अपनी जरूरतों और लालच के बीच फर्क समझना होगा। उसने सोचा, मुझे बड़ी कार चाहिए, लेकिन क्या मैं सच में उसके बिना खुश नहीं रह सकता?
उसे महसूस हुआ कि वह छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ सकता है। अब प्रवीण ने तय किया कि वह फोकस करेगा अपनी जरूरतों पर और खुशी महसूस करने पर। उसने सोच लिया कि ज्यादा कमाने के लिए अपनी पीस और हैप्पीनेस को कुर्बान नहीं करेगा। वह अगले चैप्टर के लिए पूरी तरह रेडी था, यह जानने के लिए कि और कौन सी बातें उसकी लाइफ को बदल सकती हैं। अध्याय 4 कंफ्यूजिंग लक विद स्किल। चौथे अध्याय ने प्रवीण को अपने पुराने फैसलों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसेल ने बताया कि कैसे हम कई बार लक को अपनी स्किल समझने की गलती कर बैठते हैं। जब हमें कोई बड़ा फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है तो हम सोचते हैं कि यह हमारी काबिलियत की वजह से हुआ है, जबकि उसमें अक्सर भाग्य का बड़ा रोल होता है। प्रवीण को याद आया कि एक बार उसने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया था। बिना ज्यादा रिसर्च किए उसने वह स्टॉक सिर्फ इस वजह से खरीदा क्योंकि उसका एक ऑफिस कलीग उस पर बहुत भरोसा कर रहा था। कुछ ही हफ्तों में उसे बड़ा प्रॉफिट हुआ और प्रवीण ने खुद को बहुत स्मार्ट समझा। लेकिन जब उसने यह अध्याय पढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह से भाग्य का खेल था। किताब में यह भी कहा गया था कि जब लोग भाग्य को अपनी स्किल समझते हैं तो वे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और रिस्की डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। प्रवीण को यह बात सच लगी। उसने देखा था कि उसके आसपास के कई लोग अपने पहले फायदे को देखकर बड़े रिस्क उठाने लगे और बाद में बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। इस अध्याय का सबसे अहम मैसेज यह था कि सफलता और असफलता दोनों को एक बैलेंस नजरिए से देखना चाहिए। अगर आप सफल होते हैं तो यह जरूरी नहीं कि यह सिर्फ आपकी स्किल्स की वजह से हुआ हो, और अगर आप असफल होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरी तरह गलत थे। प्रवीण ने तय किया कि वह आगे से अपने हर डिसीजन को लॉजिक और रिसर्च के आधार पर लेगा, न कि सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस या लक पर भरोसा करके। उसने अपने आप से वादा किया कि वह हमेशा रियलिस्टिक रहेगा और भाग्य और स्किल के बीच के फर्क को समझेगा। अब वह अगले अध्याय की तरफ बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। अध्याय 5 रिच वर्सेस वेल्दी। 5वां अध्याय पढ़कर प्रवीण को समझ आया कि अमीर और धनवान होने में बड़ा फर्क है। मॉर्गन हाउसेल ने इस अध्याय में बताया कि लोग अक्सर रिच अमीर बनने की दौड़ में तो भागते हैं, लेकिन वेल्दी धनवान बनने का असली मतलब भूल जाते हैं। प्रवीण ने खुद को देखा। वह हमेशा दूसरों को देखकर सोचता था, कभी मेरे पास भी इतना पैसा होगा कि मैं एक बड़ी कार, महंगा मोबाइल और ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूं। लेकिन इस अध्याय ने उसे एहसास कराया कि यह सब दिखावे का हिस्सा है। असली धनवान वे लोग होते हैं जिनके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फ्रीडम होती है। किताब में समझाया गया कि रिच होना मतलब है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो जिसे आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन वेल्दी होना इसका उल्टा है। वेल्दी लोग अपनी इनकम को सेव और इन्वेस्ट करते हैं ताकि वह लंबे समय तक उनके काम आए। उन्होंने अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ऐसे मैनेज किया होता है कि उन्हें हर चीज के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रवीण को याद आया कि उसका एक दोस्त अरमान हमेशा महंगे गैजेट्स और कपड़ों पर पैसे खर्च करता था, लेकिन जब भी उसे किसी इमरजेंसी के लिए पैसे की जरूरत होती तो वह दूसरों से उधार मांगता था। वहीं उसका दूसरा दोस्त कबीर ज्यादा कम नहीं कमाता था, लेकिन उसने अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के जरिए एक आरामदायक लाइफस्टाइल बना ली थी। इस अध्याय ने प्रवीण को सिखाया कि उसे रिच दिखने की बजाय वेल्दी बनने पर फोकस करना चाहिए। उसने तय किया कि वह अपने पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल करेगा, न कि सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए खर्च करेगा। अब प्रवीण वाकई में अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बदलने के लिए इंस्पायर्ड महसूस कर रहा था। वह सोच रहा था कि अगले चैप्टर में और क्या सीखने को मिलेगा जो उसे और ज्यादा समझदार बनाएगा। अध्याय 6 टेल्स यू विन। 6ठा अध्याय पढ़ते ही प्रवीण को एक बड़ा रियलाइजेशन हुआ। मॉर्गन हाउसेल ने इस अध्याय में टेल्स यानी दुर्लभ और अप्रत्याशित घटनाओं के बारे में बात की जो किसी की फाइनेंशियल सक्सेस या फेलियर में बड़ा रोल निभाती हैं। उन्होंने कहा कि हमारी लाइफ में अक्सर वही चीजें बड़ा बदलाव लाती हैं जो हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। प्रवीण को यह सोचकर थोड़ा डर भी लगा कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी प्लान्ड नहीं है वही सबसे ज्यादा असर डाल सकता है। उसने सोचा, यार मैं तो हमेशा सोचता था कि मेरा हर डिसीजन ही मेरे फ्यूचर का आधार है।
लेकिन अगर टेल्स यानी ऐसी अप्रत्याशित चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हैं तो मुझे उनके लिए तैयार रहना होगा। किताब में एक शानदार उदाहरण दिया गया था। यह बताया गया कि बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल और अमेजन एक समय में सिर्फ एक आइडिया थी, लेकिन एक टेल यानी एक दुर्लभ सफलता ने इन्हें इतनी बड़ी कंपनी बना दिया। वहीं कई और आइडियाज थे जो शुरू तो हुए लेकिन उतने सफल नहीं हो पाए। प्रवीण ने समझा कि किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन में कुछ टेल्स होंगे, कुछ ऐसे परिणाम जो अप्रत्याशित रूप से बड़े बदलाव लाएंगे। इसीलिए हमें हर छोटे प्रयास को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आपकी 10 में से 9 कोशिशें फेल हों, लेकिन एक कोशिश आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब प्रवीण ने सोच लिया कि वह अपनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स और कोशिशों को भी सीरियसली लेगा। उसने यह भी तय किया कि जब भी उसे कोई फेलियर मिलेगा तो वह उस पर ज्यादा अफसोस नहीं करेगा, क्योंकि शायद अगली बार उसकी टेल आ जाए। यह अध्याय प्रवीण के लिए एक तरह का मोटिवेशन था। उसने खुद से कहा, जो भी करो मन से करो। हो सकता है कि एक दिन वही बड़ा बदलाव लेकर आए। अब वह अगले अध्याय को पढ़ने और भी गहरी बातें समझने के लिए तैयार था। अध्याय 7, फ्रीडम। 7वां अध्याय पढ़ते हुए प्रवीण को लगा कि उसने अब तक सबसे जरूरी चीज मिस कर दी थी, फ्रीडम। मॉर्गन हाउसेल ने इस अध्याय में बताया कि पैसे का सबसे बड़ा फायदा यह नहीं है कि आप महंगे फूड खा सकें या बड़ा रूम खरीद सकें, बल्कि यह है कि आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकें। प्रवीण ने खुद से पूछा, क्या मेरे पास वह फ्रीडम है? और जवाब था, नहीं। वह हमेशा अपनी सैलरी और खर्चों के बीच उलझा रहता था। कभी कभी उसे ऐसे काम भी करने पड़ते थे जो उसे पसंद नहीं थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पैसे की जरूरत थी। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसेल ने समझाया कि फ्रीडम का मतलब है आपके पास चॉइस होना। अगर आप अपनी जिंदगी के हर फैसले को खुद ले सकते हैं, चाहे वह आपका काम हो, आपका टाइम हो या आपके रिश्ते, तो आप सच में फ्री हैं। और यह फ्रीडम पैसे से मिल सकती है, लेकिन तब जब आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। प्रवीण को याद आया कि उसका दोस्त कबीर हमेशा अपनी लाइफ को बैलेंस रखता था। उसने इतनी सेविंग्स कर ली थीं कि अगर उसे किसी काम में मजा नहीं आता तो वह उसे छोड़ देता। वह अपने टाइम को वैल्यू देता था और हमेशा वही करता था जो उसे खुशी देता था। यह देखकर प्रवीण ने ठान लिया कि वह भी ऐसी फ्रीडम पाने के लिए काम करेगा। उसने तय किया कि वह सिर्फ पैसे कमाने की दौड़ में नहीं भागेगा, बल्कि वह ऐसे डिसीजन लेगा जो उसे फ्रीडम और खुशी दें। अब प्रवीण को यह बात समझ आ गई थी कि असली अमीरी वही है जो आपको अपनी जिंदगी के बारे में खुद फैसले लेने का मौका दे। उसने सोचा, मुझे अब अपने पैसे को इस तरह से मैनेज करना है कि एक दिन मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकूं। अगले अध्याय को पढ़ने के लिए वह और भी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि हर चैप्टर उसे जिंदगी की नई परिभाषा सिखा रहा था। अध्याय 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। अगले दिन जब प्रवीण ने 8वां अध्याय पढ़ा तो उसने खुद को कई बार मुस्कुराते हुए पाया। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसेल ने एक ऐसी सच्चाई बताई थी जो हमें अक्सर समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा कि जब हम कोई फैंसी कार, महंगे कपड़े या लग्जरी चीजें खरीदते हैं तो हमारा असली मकसद होता है दूसरों को इम्प्रेस करना। लेकिन सच यह है कि लोग उस कार को देखने से ज्यादा यह सोचते हैं कि वे खुद ऐसी कार कब खरीदेंगे। प्रवीण को तुरंत याद आया कि वह अक्सर महंगी चीजें खरीदने का सपना देखता था। उसने सोचा था कि अगर वह एक लग्जरी कार में सफर करेगा तो लोग उसे देखकर प्रभावित होंगे। लेकिन मॉर्गन ने बताया कि लोग आपकी कार देखकर आपको याद नहीं रखते, वे अपनी ही ख्वाहिशों और चाहतों में खो जाते हैं। प्रवीण ने यह भी समझा कि दूसरों को दिखाने के लिए महंगी चीजें खरीदने से आपको वह खुशी नहीं मिलती जो आप सोचते हैं। किताब ने सिखाया कि जब आप अपनी पहचान को अपनी संपत्ति से जोड़ते हैं तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। इस अध्याय में एक शानदार लाइन थी, लोग आपकी चीजों की बजाय आपकी विनम्रता, ईमानदारी और स्वभाव को ज्यादा याद रखते हैं। प्रवीण को एहसास हुआ कि वह दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सच्ची जरूरतों और खुशी के लिए खर्च करेगा। अब प्रवीण ने यह ठान लिया कि वह सिर्फ दिखावे के लिए पैसे नहीं उड़ाएगा। वह उन चीजों में इन्वेस्ट करेगा जो उसकी लाइफ को सही मायने में बेहतर बनाए। उसने खुद से वादा किया,
मुझे अपनी वैल्यू मेरी चीजों से नहीं बल्कि मेरे काम और स्वभाव से साबित करनी है। यह अध्याय प्रवीण के लिए एक आई ओपनर था। अब वह और भी ज्यादा उत्साहित था यह जानने के लिए कि अगला अध्याय उसे और क्या सिखाने वाला है। अध्याय 9, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। प्रवीण ने जब 9वां अध्याय पढ़ा तो उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। मॉर्गन हाउसेल ने बताया कि असली धनवान लोग वे नहीं हैं जो दिखावे के लिए महंगी चीजें खरीदते हैं, बल्कि वेल्थ वह होती है जो आप नहीं दिखाते, जैसे आपकी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और वह पैसा जो आपने भविष्य के लिए बचाकर रखा है। प्रवीण को याद आया कि वह अक्सर ऐसे लोगों से प्रभावित हो जाता था जो बड़े बड़े गैजेट्स और ब्रांडेड कपड़े पहनते थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उनकी यह लाइफस्टाइल उनकी असली फाइनेंशियल स्थिति को नहीं दर्शाती। इस अध्याय में मॉर्गन ने कहा कि जो पैसा आप खर्च नहीं करते वही आपकी वेल्थ है। उसे एक किस्सा याद आया। उसके ऑफिस में एक सीनियर था जो हमेशा सिंपल कपड़े पहनता था और अपनी लाइफस्टाइल को लेकर ज्यादा शोफ नहीं करता था। प्रवीण को बाद में पता चला कि वह सीनियर रिटायरमेंट से पहले ही अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के दम पर एक आरामदायक जिंदगी जीने की प्लानिंग कर चुका था। किताब में यह भी बताया गया कि लोग अक्सर दिखावे के चक्कर में अपनी सेविंग्स को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन असली वेल्थ का मतलब यह है कि आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राथमिकता दें। प्रवीण ने तय किया कि वह अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा सेव करेगा, चाहे उसकी आमदनी कितनी भी हो। इस अध्याय ने उसे यह सिखाया कि असली वेल्थ उन चीजों में नहीं है जो आप खरीद सकते हैं, बल्कि उसमें है जो आप बचा सकते हैं। अब प्रवीण ने यह ठान लिया कि वह अपने पैसे को सोच समझकर खर्च करेगा और सेविंग्स को अपनी आदत बनाएगा। अगले अध्याय के लिए वह और भी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि हर अध्याय उसे अपनी फाइनेंशियल सोच को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर रहा था। अध्याय 10, सेविंग्स इज एवरीथिंग। 10वें अध्याय ने प्रवीण को पैसों के सही इस्तेमाल के असली मायने समझाए। मॉर्गन हाउसेल ने इस अध्याय में बताया कि फाइनेंशियल सक्सेस का असली राज बड़ी इनकम में नहीं बल्कि सेविंग्स की हैबिट में छिपा है। चाहे आपकी सैलरी कितनी भी हो, अगर आप सेविंग्स नहीं कर रहे हैं तो आप कभी धनवान नहीं बन सकते। प्रवीण को लगा कि वह भी इसी गलती का शिकार था। उसकी सैलरी ठीक ठाक थी, लेकिन हर महीने वह लगभग पूरा पैसा खर्च कर देता था। कभी फूड डिलीवरी, कभी गैजेट्स और कभी दोस्तों के साथ आउटिंग। उसने कभी सेविंग्स को सीरियसली नहीं लिया। किताब में एक शानदार लाइन थी, आपको अमीर बनने के लिए करोड़ों कमाने की जरूरत नहीं, बल्कि सेविंग्स करने की आदत की जरूरत है। मॉर्गन ने समझाया कि सेविंग्स सिर्फ इसलिए नहीं होती कि आप किसी बड़े खर्चे के लिए पैसा बचाएं। यह आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम और भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए एक सुरक्षा कवच है। प्रवीण को समझ में आया कि उसकी प्रॉब्लम सिर्फ कमाई की नहीं थी, बल्कि उसकी फाइनेंशियल हैबिट्स की थी। उसने तुरंत फैसला किया कि वह अपनी हर इनकम का कम से कम 20% सेव करेगा, चाहे उसे कितने ही टाइट बजट में क्यों न रहना पड़े। इस अध्याय ने यह भी सिखाया कि सेविंग्स करने के लिए आपको किसी खास वजह की जरूरत नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि जब तक कोई बड़ा खर्च सामने न हो तब तक सेविंग्स क्यों करें, लेकिन सच यह है कि सेविंग्स खुद अपने आप में एक मकसद है। अब प्रवीण ने ठान लिया कि वह अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सही ट्रैक पर लाने के लिए अपनी खर्च करने की आदतों को बदल देगा। उसने समझ लिया था कि बड़ी इनकम से ज्यादा जरूरी सेविंग्स की हैबिट है। अगले अध्याय के लिए प्रवीण और भी ज्यादा तैयार था। उसे हर नए चैप्टर से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की उम्मीद थी। अध्याय 11, रीजनेबल ओवर रैशनल। 11वें अध्याय में प्रवीण ने एक ऐसी बात सीखी जो उसकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदल सकती थी। मॉर्गन हाउसेल ने कहा कि फाइनेंशियल डिसीजन हमेशा रैशनल, तर्कसंगत होने की बजाय रीजनेबल, व्यावहारिक होने चाहिए। प्रवीण को शुरू में यह बात थोड़ी उलझन भरी लगी। उसने सोचा, क्या रैशनल होना गलत है? लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ा, उसे समझ में आया कि फाइनेंस में सिर्फ तर्क पर आधारित फैसले लेना हमेशा सही नहीं होता। हर इंसान की जिंदगी, सपने और परिस्थितियां अलग होती हैं। इसीलिए जो एक के लिए सही है वह दूसरे के लिए गलत हो सकता है। मॉर्गन ने उदाहरण दिया कि कोई एक्सपर्ट कह सकता है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म में सबसे अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको हर महीने पैसों की जरूरत है या आप रिस्क नहीं लेना चाहते,
तो यह ऑप्शन आपके लिए सही नहीं है। प्रवीण ने सोचा कि वह भी कई बार दूसरों के हिसाब से फैसले लेता था। उसने कई बार अपने दोस्तों से सुनकर इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि उनके और उसके हालात अलग थे। उसने यह भी महसूस किया कि कई बार उसने खर्चों में कटौती करने की कोशिश की, जो रैशनल तो थी, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। किताब में कहा गया था कि फाइनेंशियल डिसीजन ऐसे होने चाहिए जो आपकी लाइफस्टाइल और इमोशंस के साथ मेल खाते हों। अगर आप कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें आप हर वक्त घबराए रहते हैं, तो वह रैशनल तो हो सकता है, लेकिन रीजनेबल नहीं। प्रवीण ने ठान लिया कि वह अब से अपने फाइनेंशियल फैसले अपनी परिस्थितियों और जरूरतों के हिसाब से लेगा। उसने खुद से वादा किया कि वह दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी जिंदगी को ध्यान में रखकर निर्णय करेगा। इस अध्याय ने उसे सिखाया कि फाइनेंस सिर्फ गणित का खेल नहीं है, बल्कि यह आपकी सोच, भावनाओं और जरूरतों से भी जुड़ा है। प्रवीण अब अगले अध्याय के लिए तैयार था, यह जानने के लिए कि और कौन सी सीख उसकी जिंदगी बदल सकती है। अध्याय 12 सरप्राइजेस। 12वें अध्याय में मॉर्गन हाउसेल ने जिंदगी और फाइनेंस की एक अनिवार्य सच्चाई पर रोशनी डाली। भविष्य अप्रत्याशित है। उन्होंने कहा कि आप चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लें, सरप्राइजेस हमेशा होंगे, और यही हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी को बनाते या बिगाड़ते हैं। प्रवीण ने पढ़ते पढ़ते खुद से सवाल किया, मैंने क्या कभी भविष्य में आने वाले सरप्राइजेस के लिए तैयारी की है? जवाब साफ था, नहीं। वह हमेशा सोचता था कि अगर वह आज अच्छे से कमाए और खर्च करे तो सब ठीक रहेगा। लेकिन यह अध्याय पढ़कर उसे एहसास हुआ कि फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बड़ा हिस्सा अनिश्चितताओं के लिए तैयार रहना है। किताब में बताया गया कि वर्ल्ड इकोनॉमी, मार्केट्स और हमारी पर्सनल लाइफ में ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम पहले से नहीं देख सकते। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस, कोविड-19 महामारी या कोई पर्सनल इमरजेंसी, ये सब ऐसे उदाहरण हैं जो अप्रत्याशित थे, लेकिन इनका गहरा प्रभाव पड़ा। प्रवीण को महसूस हुआ कि उसके पास कभी कोई इमरजेंसी फंड नहीं था। अगर अचानक नौकरी चली जाती या कोई बड़ा खर्च सामने आ जाता, तो उसे न चाहते हुए भी कर्ज लेना पड़ता। इस अध्याय ने उसे सिखाया कि फाइनेंशियल सक्सेस की असली कुंजी यही है कि आप भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए तैयार रहें। मॉर्गन ने सिखाया कि हमें अपने प्लान्स में लचीलापन रखना चाहिए। सरप्राइजेस को संभालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप हमेशा थोड़ा अतिरिक्त सेव करें, जोखिम कम लें और अपनी उम्मीदों को ज्यादा कठोर न बनाएं। प्रवीण ने ठान लिया कि अब वह अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में इमरजेंसी फंड बनाएगा। उसने तय किया कि हर महीने की सैलरी का एक हिस्सा वह इन अनिश्चितताओं के लिए अलग रखेगा। यह अध्याय प्रवीण के लिए आंखें खोलने वाला था। उसने समझा कि सरप्राइजेस को रोक नहीं सकते, लेकिन उनकी तैयारी जरूर कर सकते हैं। अब वह अगले अध्याय के लिए और भी ज्यादा उत्सुक था, यह जानने के लिए कि फाइनेंशियल दुनिया की और कौन सी सच्चाई उसे सीखनी बाकी है। अध्याय 13 लेस इज मोर। 13वें अध्याय में मॉर्गन हाउसेल ने एक बेहद महत्वपूर्ण बात बताई, जो प्रवीण के लिए एक तरह से गेम चेंजर साबित हुई। उन्होंने कहा कि हम जितना कम खर्च करते हैं, उतना ज्यादा स्वतंत्रता और संतोष महसूस कर सकते हैं। लेस इज मोर, कम होना ज्यादा होने से कहीं बेहतर हो सकता है। प्रवीण को यह बात पहले समझ में नहीं आई थी। वह हमेशा यह सोचता था कि अगर उसके पास ज्यादा पैसा और महंगी चीजें होंगी तो वह खुश रहेगा। लेकिन मॉर्गन हाउसेल ने इस अध्याय में यह स्पष्ट किया कि ज्यादा चीजों का होना अक्सर और भी ज्यादा चिंताओं और जिम्मेदारियों को जन्म देता है। उन्होंने बताया कि लोग ज्यादा पैसा कमाने के लिए अपने शौक और इच्छाओं को बढ़ाते जाते हैं, लेकिन जब उन्हें ये चीजें पाने का दबाव बढ़ता है तो वे खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से थका हुआ महसूस करने लगते हैं। असली खुशी तब मिलती है जब आप कम से कम चीजों के साथ संतुष्ट रहते हैं और अपने जीवन को सिंपल रखते हैं। किताब में एक उदाहरण दिया गया था जिसमें एक व्यक्ति ने बड़ी कार, बड़ा घर और बहुत सारी लग्जरी चीजें खरीदी थीं, लेकिन वह हमेशा इन चीजों को मेंटेन करने की टेंशन में रहता था। वहीं दूसरा व्यक्ति जो साधारण जीवन जीता था, उसकी जिंदगी ज्यादा शांत और खुशहाल थी, क्योंकि उसे हर दिन की चिंता नहीं थी। प्रवीण ने सोचा कि क्या वह भी उन चीजों को अपनी जिंदगी से हटा सकता है जिनसे उसे सिर्फ दिखावा और टेंशन मिलती थी। उसने यह निर्णय लिया कि वह अपनी लाइफस्टाइल को ज्यादा सिंपल बनाएगा और कम खर्च करने पर फोकस करेगा।
इसके बजाय वह अपनी समय और ऊर्जा को अपनी वास्तविक खुशी और फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में लगाएगा। प्रवीण ने महसूस किया कि असली खुशी और संतुष्टि दिखावे और मटीरियल चीजों से नहीं, बल्कि मानसिक शांति और स्वायत्तता से आती है। उसने सोचा कि वह अपनी जिंदगी में कम करके ज्यादा पा सकता है। इस अध्याय ने उसे यह समझने में मदद की कि सच्ची समृद्धि और खुशी का माप केवल वित्तीय संपत्ति नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के संतुलन, सरलता और मानसिक शांति पर निर्भर करता है। अब प्रवीण अगली सीख के लिए तैयार था, यह जानने के लिए कि और कौन सी बातें उसकी जीवन शैली को और बेहतर बना सकती हैं। अध्याय 14 हु हैव्स गेट्स। 14वें अध्याय में मॉर्गन हाउसेल ने एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किया। हु हैव्स गेट्स यानी जीवन में हर किसी को सफलता और संपत्ति इस तरीके से नहीं मिलती कि वह पूरी तरह से अपने द्वारा की गई मेहनत का नतीजा हो। कई बार हमें ऐसी चीजें मिलती हैं जो हम खुद से नहीं कर सकते थे, बल्कि भाग्य, समय या दूसरों की मदद से मिली होती हैं। प्रवीण को यह विचार थोड़ा अजीब सा लगा। उसने हमेशा यह सोचा था कि फाइनेंशियल सक्सेस केवल मेहनत और सही फैसलों का परिणाम है। लेकिन जब उसने इस अध्याय को पढ़ा तो उसने समझा कि हम जो भी हासिल करते हैं उसमें कुछ न कुछ चांस, किस्मत और सही मौके का भी हाथ होता है। किताब में एक उदाहरण दिया गया था कि कैसे कुछ लोग सिर्फ अपनी मेहनत और समझदारी से अमीर नहीं बने, बल्कि ऐसे समय में पैदा हुए जब उनके पास मौके थे। इसके विपरीत बहुत से लोग मेहनत करने के बावजूद ऐसे माहौल में पैदा होते हैं जहां उन्हें उतने मौके नहीं मिल पाते। प्रवीण को यह एहसास हुआ कि यह सच है कि कभी-कभी आपको अपनी जिंदगी में सफलता और संपत्ति के लिए सही अवसर मिलते हैं जो पूरी तरह से आपकी मेहनत या फैसलों पर निर्भर नहीं होते। वह समझ गया कि फाइनेंशियल सक्सेस का एक हिस्सा किस्मत पर भी निर्भर करता है। हालांकि मॉर्गन हाउसेल ने यह भी कहा कि हमें अपनी किस्मत या समय के साथ साथ अपनी मेहनत और समझदारी पर भी ध्यान देना चाहिए। जब मौका मिले तो उसे पहचानना और उसका सही फायदा उठाना जरूरी है। प्रवीण ने सोचा कि इस विचार को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकता है। उसने यह निर्णय लिया कि वह हर मौके को समझने और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, लेकिन वह कभी भी अपनी मेहनत और फैसलों को न छोड़ेगा। यह अध्याय प्रवीण के लिए एक सच्ची सीख साबित हुआ। उसने सीखा कि सफलता सिर्फ आपके द्वारा किए गए प्रयासों का नतीजा नहीं होती, बल्कि उसे पाने का सही समय और अवसर भी मायने रखता है। अब वह अगले अध्याय को पढ़ने के लिए और भी उत्सुक था, यह जानने के लिए कि आगे कौन सी सीख उसे मिलने वाली है। अध्याय 15 प्लानिंग। 15वें अध्याय में मॉर्गन हाउसेल ने एक बहुत ही अहम बात समझाई। प्लानिंग सिर्फ तब काम करती है जब हम जानते हैं कि आने वाले समय में चीजें कैसे बदल सकती हैं। उन्होंने बताया कि हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त यह मानकर चलना चाहिए कि भविष्य पूरी तरह अनिश्चित है और हर चीज प्लान के मुताबिक नहीं चलेगी। प्रवीण ने सोचा, यह तो सच है, मैंने जितनी बार अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की वे कभी पूरी तरह से सटीक नहीं रही। उसे याद आया कि कई बार अनजाने में उसके खर्चे बढ़ गए थे या कुछ इमरजेंसी खर्चे सामने आ गए थे जिनके लिए उसने पहले से योजना नहीं बनाई थी। मॉर्गन ने कहा कि अच्छे प्लान्स वही होते हैं जो बदलती परिस्थितियों के हिसाब से लचीले होते हैं। असल में जितना ज्यादा आप अपनी प्लानिंग को लेकर फ्लेक्सिबल रहते हैं उतना बेहतर होता है। भविष्य में अनिश्चितता हमेशा रहेगी और हमें इसे अपनी प्लानिंग में शामिल करना चाहिए। इस अध्याय ने उसे यह भी सिखाया कि फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ एक बार करने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो समय समय पर अपडेट की जानी चाहिए। प्रवीण ने अब यह निर्णय लिया कि वह भविष्य में किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहेगा और उसकी प्लानिंग में वह हमेशा लचीलापन रखेगा। वह जानता था कि कुछ न कुछ अनदेखी घटनाएं होंगी, लेकिन अगर वह लचीला रहेगा तो वह उन परिस्थितियों से बेहतर तरीके से निपट सकेगा। अगले अध्याय के लिए वह और भी ज्यादा उत्साहित था, क्योंकि वह अब पूरी तरह से तैयार था अपने वित्तीय भविष्य को और भी बेहतर बनाने के लिए। अध्याय 16 लाइफ इज नॉट ए स्प्रिंट, इट्स ए मैराथन। 6वें और अंतिम अध्याय में मॉर्गन हाउसेल ने जीवन और धन के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया। लाइफ एक स्प्रिंट नहीं है, यह एक मैराथन है। इसका मतलब था कि हमें जीवन और पैसे की दौड़ को धीरे धीरे और धैर्य से चलना चाहिए। प्रवीण ने महसूस किया कि वह हमेशा जल्दी से अमीर बनने की चाहत में था।
वह सोचता था कि अगर आज रात कोई बड़ा निवेश या सही मौका मिला तो वह जल्द ही अपनी लाइफ को बदल सकता है। लेकिन मॉर्गन ने इसे गलत बताया। उन्होंने बताया कि धन और सफलता समय के साथ बनते हैं और यह एक लंबी यात्रा है जिसे हमें धैर्य और समझदारी से तय करना होता है। किताब में एक उदाहरण दिया गया था जिसमें एक निवेशक ने कहा था कि सच्चा निवेश तब होता है जब आप बिना घबराए, बिना जल्दी किए, समय के साथ अपने पैसे बढ़ाते जाते हैं। यह सिर्फ एक बार में बड़ी सफलता हासिल करने का सवाल नहीं है, बल्कि यह लंबे समय तक सही दिशा में लगातार मेहनत करने की प्रक्रिया है। प्रवीण ने सोचा, क्या मैं भी इस बारे में कभी गलत सोचता था? उसे महसूस हुआ कि वह हमेशा जल्द से जल्द सफलता की उम्मीद करता था, लेकिन अब उसे यह समझ में आया कि असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो धीरे धीरे सही फैसले लेते हैं और धैर्य से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहते हैं। किताब ने यह भी सिखाया कि धन और सफलता का असली राज यह है कि आप लंबे समय तक एक ही दिशा में लगातार मेहनत करें, चाहे उतार चढ़ाव आते रहें। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता और यह जीवन की सबसे बड़ी सीख है। प्रवीण ने तय किया कि वह अब किसी भी शॉर्ट टर्म फायदा के पीछे भागने के बजाय अपने वित्तीय और व्यक्तिगत लक्ष्यों को धीरे धीरे स्थिरता के साथ पूरा करेगा। वह जानता था कि यदि वह धैर्य और समय के साथ सही फैसले लेता रहेगा तो वह अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। इस अध्याय ने प्रवीण को यह सिखाया कि सफलता और धन का असली रास्ता लगातार सही कदम उठाने, धैर्य रखने और समय के साथ अपनी रणनीतियों को लागू करने से निकलता है। अब वह पूरी तरह से समझ चुका था कि फाइनेंशियल सक्सेस की कुंजी शॉर्ट टर्म सोच नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण और निरंतर प्रयास में है। अब प्रवीण का मन था कि वह अगले कदम के बारे में सोचे, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसके पास अब जीवन और पैसों के बारे में सही सोच और दिशा है। अध्याय 17, आर्ट ऑफ फ्यूलिंग रिच। 17वें अध्याय में मॉर्गन हाउसेल ने फाइनेंशियल सक्सेस को हासिल करने के तरीके पर चर्चा की। इस अध्याय में उन्होंने बताया कि पैसा कमाने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, बल्कि कई तरीकों से इसे बढ़ाया जा सकता है। मुख्य विचार यह था कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ रणनीतियों के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने की बात है कि आप किस तरह से रिस्क और रिवार्ड को संभालते हैं। प्रवीण ने सोचा, क्या यह सही है? क्या हम अपनी कोशिशों को सही दिशा में लगा रहे हैं? इस अध्याय ने उसे यह समझाया कि अमीर बनने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत या सही इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि यह जानना भी जरूरी है कि कब और कैसे जोखिम उठाना है। किताब में यह भी बताया गया कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए कभी कभी आपकी छोटी छोटी आदतें और निर्णय आपके पूरे भविष्य को बदल सकते हैं। हालांकि इसके लिए सही फैसले और समय की समझ भी बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति जो सही समय पर सही निर्णय लेता है, वह लंबी दौड़ में फायदे में रहता है। मॉर्गन ने यह भी कहा कि निवेश के मामले में सोच समझकर, सही समय पर और सही दिशा में कदम रखना बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें केवल कामयाबी की सीधी राह नहीं होती, बल्कि काफी उतार चढ़ाव होते हैं जिन्हें सही तरीके से हैंडल करना जरूरी है। प्रवीण को यह एहसास हुआ कि उसे सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि पैसे को सही तरीके से बढ़ाने के लिए अपनी सोच और रणनीतियों को लगातार अपडेट करना चाहिए। यह सिर्फ एक अच्छी इन्वेस्टमेंट से नहीं आता, बल्कि सही रिस्क लेने की कला पर निर्भर करता है। अंत में प्रवीण ने यह निर्णय लिया कि वह अपनी फाइनेंशियल रणनीतियों में और भी सुधार करेगा। वह समझ चुका था कि सही दिशा में जोखिम लेना, निरंतर सीखना और सही समय पर निर्णय लेना ही उसे सच्ची सफलता दिला सकता है। इस अध्याय ने प्रवीण को यह सिखाया कि फाइनेंशियल सक्सेस का असली राज केवल मेहनत और सही योजनाओं में नहीं, बल्कि सही फैसले और जोखिम उठाने की क्षमता में है। अब प्रवीण और भी समझदारी से अपनी फाइनेंशियल यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार था। अध्याय 18, वैल्यूज एंड मनी। 18वें अध्याय में मॉर्गन हाउसेल ने धन और व्यक्तिगत मूल्यों के बीच एक गहरी कड़ी पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि पैसे से जुड़ी हमारी सोच सिर्फ आंकड़ों और फैसलों तक सीमित नहीं होती, बल्कि हमारे व्यक्तिगत मूल्यों और जीवन के दृष्टिकोण से भी बहुत प्रभावित होती है। प्रवीण को यह विचार नया और दिलचस्प लगा। उसने हमेशा सोचा था कि पैसे का सीधा संबंध केवल मेहनत और सही निवेश से है, लेकिन मॉर्गन ने यह स्पष्ट किया कि पैसा हमारे विश्वासों, आदतों और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं का भी परिणाम है। किताब में एक उदाहरण दिया गया था कि किसी व्यक्ति का रिच बनने का तरीका उसके जीवन के प्रति दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि किसी व्यक्ति के लिए
सफलता का मतलब सिर्फ धन कमाना है, तो वह अपनी प्राथमिकताओं और मूल्यों से समझौता कर सकता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को संतुलित तरीके से जीने में विश्वास करता है, तो वह उन चीजों में निवेश करेगा जो उसके लिए मूल्यपूर्ण है, और ऐसा जीवन जीने की कोशिश करेगा जो मानसिक शांति और संतोष प्रदान करे। प्रवीण ने सोचा, क्या मैं भी कभी पैसे के पीछे भागते हुए अपनी असली इच्छाओं और मूल्यों से दूर हो गया? उसने महसूस किया कि वह अक्सर पैसे को एकल उद्देश्य के रूप में देखता था, जबकि असल में पैसा सिर्फ एक साधन है जिसे हमें अपनी इच्छाओं और मूल्यों को सही तरीके से जीने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मॉर्गन ने यह भी कहा कि हमें यह समझने की जरूरत है कि पैसे का सही उपयोग तभी हो सकता है जब हम जानें कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं और हमारी असली इच्छाएं क्या हैं। यह पैसे की खोज में मानसिक संतुलन बनाए रखने की कला है। प्रवीण ने अब यह ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी में पैसे का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत मूल्यों और शांति की ओर बढ़ने के लिए करेगा। वह केवल चीजों को खरीदने या दिखावे के लिए पैसे नहीं खर्च करेगा, बल्कि वह इस पैसे का इस्तेमाल ऐसे कामों में करेगा जो उसे असली खुशी और संतुष्टि दे। इस अध्याय ने उसे यह सिखाया कि धन केवल एक साधन है और असली मूल्य वह है जिसे हम अपनी सोच और जीवन के दृष्टिकोण से जोड़ते हैं। अब प्रवीण की सोच में बदलाव आ चुका था और वह अपनी यात्रा को और भी समझदारी से आगे बढ़ाने के लिए तैयार था। अध्याय 19 साइकिल्स 19वें और अंतिम अध्याय में मॉर्गन हाउसेल ने फाइनेंशियल दुनिया की एक अहम सच्चाई पर प्रकाश डाला। साइकिल्स यानी जीवन और वित्तीय दुनिया में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। उन्होंने यह बताया कि हर आर्थिक और फाइनेंशियल चक्र समय के साथ रिपीट होते रहते हैं और हमें इन चक्रों को समझने की जरूरत है ताकि हम भविष्य के उतार चढ़ाव से बेहतर तरीके से निपट सकें। प्रवीण ने सोचा, क्या यह सच है? क्या हमारे सामने पहले से ही उतार चढ़ाव के संकेत होते हैं? मॉर्गन ने इस अध्याय में स्पष्ट किया कि फाइनेंशियल इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई हैं, वे हमेशा कुछ न कुछ पैटर्न के तहत ही घटित होती हैं। चाहे वह स्टॉक मार्केट क्रैश हो, फाइनेंशियल बुल रन हो या किसी अन्य आर्थिक बदलाव का समय हो, ये घटनाएं समय के साथ रिपीट होती हैं। किताब में यह भी बताया गया कि हर बड़े आर्थिक बदलाव के बाद लोग आशा करते हैं कि कुछ नया होगा, लेकिन असल में वही पुरानी समस्याएं और चक्र फिर से सामने आते हैं। यह समझने से हम खुद को मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं और बेहतर तरीके से अपने फाइनेंशियल निर्णय ले सकते हैं। प्रवीण को यह समझ में आया कि चक्रों को समझना हमें अधिक स्मार्ट और सतर्क बनाता है। जब भी कोई नई वित्तीय रणनीति सामने आती है, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह हमेशा एक बारीक चक्र का हिस्सा होती है। पुराने अनुभवों से सीखकर हम बेहतर फैसले ले सकते हैं। इस अध्याय ने प्रवीण को यह सिखाया कि हमें सिर्फ वर्तमान घटनाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उनके इतिहास को समझकर हम भविष्य के लिए अपने फैसले बेहतर तरीके से ले सकते हैं। इससे वह जानता था कि पूरी दुनिया और व्यक्तिगत जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव से निपटने के लिए मानसिक तैयारी और धैर्य जरूरी है। अंत में प्रवीण ने यह निर्णय लिया कि वह अपनी फाइनेंशियल यात्रा को समझदारी से और भविष्य की चक्रीय घटनाओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाएगा। उसे विश्वास था कि जब वह इन चक्रों को समझेगा, तो वह अपनी फाइनेंशियल लाइफ को एक नए दृष्टिकोण से और बेहतर तरीके से चला सकेगा। निष्कर्ष, द साइकोलॉजी ऑफ मनी ने प्रवीण को यह सिखाया कि पैसे का असली मतलब केवल संपत्ति में वृद्धि नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिकता, हमारी सोच और हमारी आदतों के साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। फाइनेंशियल दुनिया की सच्चाइयों को समझकर उसने यह जाना कि हमें सिर्फ पैसों को संभालने के तरीके नहीं सीखने चाहिए, बल्कि अपने दृष्टिकोण और सोच को भी बदलना चाहिए। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आपके पास इस किताब या किसी अन्य विषय पर कोई सवाल या सुझाव है, तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके फीडबैक का स्वागत करते हैं। अगली बार फिर से एक नई ऑडियो बुक के साथ हम जल्द ही आपके बीच होंगे। तब तक के लिए खुश रहें, समझदारी से निवेश करें और अपने पैसे के बारे में सही फैसले लें। धन्यवाद।